लेक्चर 24 अकाउंटिंग। बहुत ही 2 पेज का लेक्चर था। लेक्चर बड़ा था बट इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें अपन डिविडेंड की बात करने वाले हैं। अपन इसमें 2 पॉइंट समझेंगे। 2 पॉइंट क्या समझेंगे कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड किसको दिया जाता है, जो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट पे करंट शेयर होल्डर है। पहले तो ये पॉइंट समझेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या समझेंगे कि डिविडेंड को कभी भी परसेंटेज में 4 लोगों में डिवाइड नहीं किया जाता कि फ्रैक्शन में, कि अब बोलोगे 2 महीने का डिविडेंड इसको दिया, 3 महीने का इसको दिया, 1 महीने का इसको दिया, ऐसा नहीं करेंगे। पूरा डिविडेंड एक शेयर पे जितना होगा उसकी फेस वैल्यू का परसेंटेज वो उसको दिया जाएगा। ऑलराइट, ऑलराइट। तो अभी बेसिकली क्या एग्जांपल ले रहे हैं अपन इसमें कि मान लो एक शेयर था। कितना शेयर था? एक। कितना? बस एक शेयर था। एक शेयर की बात हो रही है। और वो शेयर था, सॉरी, पहले तो अपन एक अकाउंटिंग ईयर लेते हैं 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 का। अभी इसका जो फाइनल डिविडेंड होगा, जो इसका फाइनल डिविडेंड होगा वो तुम्हें मिलेगा कब? यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। कंपनी अपनी एजीएम में डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी। इतना समझ आता है? फिर उसमें क्या होगा कि अभी कंपनी ये वाला डिविडेंड जो इस साल का है वो किसको दे। अब मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ? मान लो ये जो साल था 1920 का, इसके अंदर ए, बी, सी, डी इस शेयर के 4 शेयर होल्डर रहे थे। ए ने इस शेयर को 2 मंथ के लिए होल्ड किया, बी ने 3 मंथ्स के लिए होल्ड किया, सी ने 2 आवर्स के लिए होल्ड किया। इंट्राडे करता है ना ये। और डी ने जो बैलेंस पीरियड बचा इस साल का उसके लिए इसको होल्ड किया। डी ने फिर इसने डी उसके बाद सारा टाइम बैलेंस पीरियड जो इस साल का बचा उसके लिए डी ने होल्ड किया। और वो अगले साल में भी इसको होल्ड करते आ रहा था। पर 1/5/2020 में डी ने ये शेयर ई को बेच दिया। ऑलराइट, डी ने ई को बेचा। अब कंपनी ये डिविडेंड किसको दे? इसको दे, इसको दे, इसको दे, इसको दे या इसको दे? शेयर तो सबने होल्ड किया है ना। और डिविडेंड कौन से ही पीरियड का है? इस पीरियड का। तो बेसिकली लॉजिकली अगर सोचा जाए, अगर अपने दिमाग से सोचा जाए, तो आप तो बोलोगे कि ई को तो मिलना नहीं चाहिए क्योंकि डिविडेंड इस पीरियड का है। तो ई को तो डिविडेंड कभी भी नहीं मिलना चाहिए, राइट? आप यही बोलोगे क्योंकि ई ने तो अगले साल परचेज किया है तो इन सबको मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए? इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर टाइम, जितना टाइम इन लोगों ने शेयर होल्ड किया है। आप यही बोलोगे ना। तो ये इस डेट को कंपनी ने डिविडेंड इशू किया, ठीक है, एक शेयर पे मान लो 3 रुपए डिविडेंड आया। और ये सभी जो ए बी सी, इधर सी भी आ जाएगा, लो मैं लिख देता हूँ सी। अरे यार, लो सी, ए बी सी डी सब चले गए। ए बी सी डी डिविडेंड मांगने कंपनी के ऑफिस में चले गए। यहाँ पे सेरेमनी था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का 1/6/2020 को। अभी कंपनी का ऑफिसर, ये तो अभी 4 शेयर है, 4 शेयर होल्डर आए हैं। ये तो अपन ने एग्जांपल लिया है। यहाँ पे तो 40, 50, 100 कितने भी हो सकते हैं। एक शेयर की बात हो रही है और कंपनी तो हजारों शेयर्स के लिए डिविडेंड पे करती है। तो कंपनी वेली बैठी है क्या कि इन सबको ऐसे ऐसे डिवाइड करके देगी? ये लोग खड़े रहे भाई लाइन में इतनी देर। इनको लगा था डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। कंपनी ने बाद में डिसीजन लिया कि हम नहीं दे रहे भाई, हम नहीं दे रहे, हमसे नहीं होगा इतना काम। कंपनी ने बाद में डिसाइड किया हम इस बंदे को देंगे बिकॉज इतना झंझट नहीं हो सकता है हमारे यहाँ। हम सिर्फ एक पर्सन को देंगे जो करंट शेयर होल्डर है और किसी को डिविडेंड नहीं दे रहे हैं हम लोग। अब आपको लगेगा कि ये तो सर इलॉजिकल बात हो गई। इलॉजिकल कैसे हो गई? या मतलब जो जो ये लोग जिन्होंने कंपनी का एक्चुअल में उस साल शेयर होल्डर थे, इनको तो नुकसान हो गया सर। आप तो ये बोलोगे ए बी सी और डी को बहुत नुकसान हो गया सर। पर ऐसा नहीं है भाई। जैसे बोनस और राइट इशू के टाइम पे पहले प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा होता है और फिर ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे 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 चलने लगता है। सो बेसिकली प्राइस ऊपर जाके नीचे जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। ऐसे ही जब कंपनी कंपनी हमें पता है कि कंपनी इस टाइम पे डिविडेंड देगी, तो जितना अपन डिविडेंड की डेट के पास पहुंचते जाएंगे, जितना अपन डिविडेंड की डेट के पास पहुंचते जाएंगे, उतना वो शेयर की प्राइस के अंदर उस परसेंटेज के हिसाब से डिविडेंड की प्राइस इंक्लूड होती जाएगी थोड़ी थोड़ी करके, जिसको अपन बोलेंगे एक टाइप से कम डिविडेंड प्राइस। मतलब जो इधर जब ई ने शेयर खरीदा, जितने भी रुपए का ई ने शेयर खरीदा, उसके अंदर उसके अंदर वो डिविडेंड का, इतने पीरियड का जो भी पिछले साल का डिविडेंड था, उसकी जो प्राइस थी वो ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। तो बेसिकली डी
in purchasing the share from the market is also paying for the benefit of dividend that he will receive, क्योंकि E ने इस पीरियड के लिए शेयर होल्ड नहीं किया है। वैसे ही जैसे B ने A से शेयर खरीदा, तो ये 2 महीने A ने होल्ड किया था, तो जो इतने महीने का डिविडेंड का बेनिफिट था वो मार्केट प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। ऑलराइट, वो इंक्लूडेड होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का नुकसान होगा। अब वो कितना होगा, कैसे होगा, उसको परसेंटेज में आप नहीं निकाल सकते, बट शेयर मार्केट इज एन इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव मार्केट, और वो ये सब चीजें अकाउंट करके ही मार्केट प्राइस निकलती है उसकी। तो बेसिकली आप कर बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली फैक्टर दैट विल अफेक्ट द प्राइस, देयर आर अदर फैक्टर्स टू, बट दिस विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द शेयर। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो इनका नुकसान नहीं हो रहा है। और जब ई को डिविडेंड मिला, चाहे उसने शेयर इधर होल्ड नहीं किया था, दैट इज डिजर्व्ड, बिकॉज ई ने ऑलरेडी वो प्राइस पे कर दिया है मार्केट प्राइस के फॉर्म में। ई को तो बहुत टेंशन हो रहा है किसी की, सर मैंने पे कर दिया, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, यू नो। सो दिस इज द, और ऐसे ही तो अपन ने क्या कंक्लूड किया, एक बंदे को मिलेगा ई को, और दूसरा वी विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड इन एनी फ्रैक्शंस, कि 2 महीने का तू ले जा, 3 महीने का तू ले जा, सी को 2 घंटे का। मान लो एक एफ बंदा और होता जो भाई 3 मिनट में बेच गया, कोई 10 सेकंड में बेच गया, खरीद के बेच दिया, उसने गलती से क्लिक हो गया था भाई उससे, वगैरह वगैरह, यू नो। तो विल नॉट एंटरटेन दैट।